गुड इवनिंग स्टूडेंट, विजन क्लासेस गोरखपुर के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे कुछ रेलवे के आरआरबी एएलटी के एग्ज़ाम के पीवाईक्यूज़ को देखेंगे जो कि हमारे चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर से है, उससे हम लोग देखेंगे। अब देखिएगा कह रहा है निम्नलिखित में से किसी एक तत्व के भार की तुलना में एक मूल विशेषता माना जाता है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक तत्व के भार की तुलना में एक मूल विशेषता माना जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंसीडर ए बेसिक कैरेक्टर रेदर देन द वेट ऑफ एन एलिमेंट। कह रहा है कि वेट, एटॉमिक वेट के अलावा हम लोग किसको इसमें कंसीडर करते हैं? हाँ, एटॉमिक वेट के अलावा किसको कंसीडर करते हैं? तो कह रहा है एटॉमिक वेट के अलावा बेसिक कैरेक्टरिस्टिक में हम लोग पहले तो एटॉमिक वेट करते थे कंसीडर, लेकिन अब हम लोग करते हैं एटॉमिक नंबर को कंसीडर करते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन है वह डी ऑप्शन सही है। अब देखिए एटॉमिक वेट को कब कंसीडर करते थे? एटॉमिक वेट जब मेंडलीव पीरियोडिक टेबल पढ़ते थे तब वहां हम लोग कहते थे कि बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? एटॉमिक वेट होता है। या कब? मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में यह माना जाता था। लेकिन जब मोजले ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया तब क्या माना गया? तब कंसीडर किया गया एटॉमिक नंबर। तो पूछ रहा है कि एटॉमिक वेट के अलावा हम लोग किसको कंसीडर करते हैं? तो एटॉमिक वेट के अलावा हम लोग कंसीडर करते हैं एटॉमिक नंबर को। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वह क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा देखिए, कह रहा है एफ में न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिखें। एफ में न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन की संख्या लिखें। कह रहा है कि फ्लोरीन में कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होंगे, कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे एंड कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। तो आपको पता होगा कि भाई फ्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वह कितना होता है? 9। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है। याद रखिएगा कि फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर जो होता है वह होता है 9। जब हम देखेंगे, देखिए आपको पता है कि बताया गया है होगा कि देखिए कि फ्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर वह कितना है? 9 है। अब आपको देखना है कि एटॉमिक नंबर इक्वल टू क्या होता है? एटॉमिक नंबर इक्वल टू होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन न्यूट्रल एटम। देखिएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन न्यूट्रल एटम। तो देखिए कह रहा है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो एटॉमिक नंबर इसका प्रोटॉन कितना होता है? 9 होता है भाई। तो इलेक्ट्रॉन कितना होगा? इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा? इलेक्ट्रॉन भी 9 होगा। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन 9 होंगे। तो न्यूट्रॉन निकालने के लिए फार्मूला आपके पास होगा। न्यूट्रॉन निकालने के लिए एक फार्मूला हम लोग इस्तेमाल करते हैं कि न्यूट्रॉन निकालने का फार्मूला जो होता है आप लिखिएगा कि एटॉमिक मास इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब देखिएगा न्यूट्रॉन, तो यह आपका फार्मूला होता है। तो आपको याद होना चाहिए कि एटॉमिक मास कितना होता है भाई? इसका एटॉमिक मास होता है 19 एटॉमिक मास। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं इसमें? नंबर ऑफ प्रोटॉन है 9, तो इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? 9 प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तब कितने हो जाएंगे भाई? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे? तो लिखिएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इसको 9 को इधर लेकर आइए तो टोटल कितने होंगे? 10। तो 10 हो जाएंगे। न्यूट्रॉनों की संख्या यहां पे कितनी मिली आपको? 10 मिलेगी। तो न्यूट्रॉनों की संख्या 10 मिलेगी। तब हम लोग देखेंगे कि कहां नंबर ऑफ प्रोटॉन, देखिए नंबर ऑफ प्रोटॉन 10 है, गलत, ऑप्शन गलत है। नंबर ऑफ प्रोटॉन 9 न्यूट्रॉनों की संख्या 9 नहीं होगी, यह भी ऑप्शन गलत है। फिर कह रहा है
नंबर ऑफ प्रोटॉन यहां पे कितने हैं 9, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं 9 एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं 10। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है यहां पे सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर डी यहां पे आपका गलत है, ऑप्शन नंबर डी क्या है गलत है। तो आप देखेंगे कि ऑप्शन यहां पे सी सही है, तो टिक सी पे लगाएंगे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा किसी तत्व के परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसके बराबर होती है। कह रहा है कि किसी तत्व के परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू इट, किसके इक्वल होगा भाई। कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसके इक्वल होती है। अभी हम आपको एक फार्मूला बताएं कि एटॉमिक नंबर इक्वल टू क्या होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ प्लस नहीं इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन न्यूट्रल एटम। तो कह रहा है कि यहां पे कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होगी, किसी तत्व के परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है। तो आप देखिएगा पहला ही ऑप्शन इसका सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है, परमाणु क्रमांक के। परमाणु क्रमांक के क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू होता है परमाणु क्रमांक यानी कि एटॉमिक नंबर के। नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके इक्वल होता है एटॉमिक नंबर को, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, एटॉमिक नंबर आपका सही ऑप्शन है। तो एटॉमिक नंबर आपका सही ऑप्शन है, बाकी इलेक्ट्रॉन बंधुता गलत है, परमाणु भार गलत है एंड डी ऑप्शन भी गलत है। तो ए ऑप्शन आपका सही है, ऑप्शन नंबर ए आप क्या करेंगे टिक करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या है भाई। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है निम्नलिखित तत्वों में से किस तत्व का परमाणु द्रव्यमान सबसे कम है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज लोवेस्ट एटॉमिक मास। निम्नलिखित तत्वों में से किसका परमाणु द्रव्यमान सबसे कम है। तो देखिएगा भाई सबसे कम परमाणु द्रव्यमान, सबसे कम एटॉमिक मास किसका होगा। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास जो होता है वह होता है 14। लिथियम का जो एटॉमिक मास होता है वह होता है 7। लिथियम का एटॉमिक मास 7 होता है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है एंड हीलियम का एटॉमिक मास 4 होता है। तो सबसे कम का पूछ रहा है कि सबसे कम एटॉमिक मास किसका होगा। तो आप देखिए सबसे कम ऑप्शन नंबर सी है आपका, ऑप्शन नंबर सी हेडिंग लगाएंगे, ऑप्शन नंबर सी पे आप टिक लगाएंगे। ऑप्शन नंबर सी सबसे कम इसका एटॉमिक मास है और बाकी का नाइट्रोजन और सारे क्या हैं गलत हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाइए। देखिए हाइड्रोजन अणु का नाभिक किससे बना है। हाइड्रोजन अणु का नाभिक किससे बना है। कह रहा व्हाट इज द न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल मेड ऑफ। किससे बना हुआ है भाई हाइड्रोजन अणु का नाभिक किससे बना हुआ है, यह देख लीजिए। हाइड्रोजन अणु का नाभिक किससे बना हुआ है आप देखिए। कह रहा है कि केवल प्रोटॉन से, या प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से, या 2 इलेक्ट्रॉन और 1 प्रोटॉन से, या इसमें से कुछ भी नहीं, कह रहा कि ओनली प्रोटॉन से, क्या केवल प्रोटॉन से बना हुआ है, केवल प्रोटॉन से बना हुआ है। हाँ भाई जो हाइड्रोजन होते हैं, हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में केवल 1 प्रोटॉन ही पाया जाता है। हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में केवल और केवल 1 प्रोटॉन ही पाया जाता है। तो कह रहा है कि हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियस है वह किससे बना है, केवल प्रोटॉन से बना हुआ है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पे सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियस होता है वह केवल और केवल प्रोटॉन से बना हुआ होता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कह रहा पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है।
कह रहा है पोटेशियम की परमाणु संख्या, एटॉमिक मास जो है इसका पोटेशियम का एटॉमिक नंबर जो है इसका क्या है, एटॉमिक नंबर जो है 19 है, और इसकी द्रव्यमान संख्या, इसका एटॉमिक मास क्या है 39 है। इसके परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी? न्यूट्रॉनों की संख्या आपको निकालनी है भाई। कह रहा है कि इसका एटॉमिक मास, अब ध्यान से देखिएगा, एटॉमिक नंबर, इसका परमाणु संख्या कितना है, परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर, इसका परमाणु संख्या है 19। अब कह रहा है इसका परमाणु भार कितना है, परमाणु भार है 39। परमाणु भार कितना है 39। अब कह रहा है परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या बताइए, परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या बताइए। किसका संख्या बताना है? न्यूट्रॉनों की संख्या बताना है परमाणु में। तो आप कैसे निकालेंगे? तो फॉर्मूला लगाते हैं कि एटॉमिक मास, परमाणु भार इक्वल टू प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, यह आप फार्मूला लगाएंगे। देखिए क्या कह रहा है, परमाणु भार प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या का फार्मूला लगाएंगे। अब देखिए इस पे आप क्या करेंगे, रखेंगे वैल्यू को। तो परमाणु भार कितना है 39 इक्वल टू, परमाणु भार कितना है 39। अब कह रहा प्रोटॉनों की संख्या, तो प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है भाई, परमाणु संख्या यानी कि एटॉमिक नंबर के इक्वल टू होती है प्रोटॉनों की संख्या। मींस यहां पे प्रोटॉनों की संख्या कितनी है 19 है। प्रोटॉनों की संख्या भी क्या है 19 है भाई। याद रखिएगा कि परमाणु संख्या के बराबर ही क्या होती है, प्रोटॉनों की संख्या होती है। तो प्रोटॉनों की संख्या कितनी है 19 है, एंड प्लस न्यूट्रॉन कितने हैं भाई, न्यूट्रॉन कितने हैं, तो न्यूट्रॉन को आपको निकालने हैं, प्लस न्यूट्रॉन को आपको क्या करने हैं यहां पे निकालने हैं। तो न्यूट्रॉन को हम लोग देखेंगे कैसे निकालते हैं। इसको इधर ले जाइए, माइनस कर दीजिए, 39 माइनस 19 इक्वल टू n मींस न्यूट्रॉन। तो इसको घटाइएगा, कितना आएगा, तो आएगा 20। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स टोटल कितने आए, आंसर आपका कितना आएगा 20 आएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही है भाई, तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है 20। 20 न्यूट्रॉनों की संख्या इसमें है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। टिक लगाइएगा ऑप्शन ए पे। बाकी के सब ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी गलत, ऑप्शन सी गलत, ऑप्शन डी गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। टिक लगाइएगा ऑप्शन नंबर ए पे। देखिएगा ऑप्शन नंबर ए सही है भाई, ऑप्शन ए आपका सही है। तो ऑप्शन ए पे आप टिक लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाइए, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है। कह रहा पदार्थ की उन अवस्थाओं में से एक है जो बहुत ही कम घनत्व वाली गैस को अत्यंत कम तापमान के तहत ठंडा करके प्राप्त होती है। कह रहा है पदार्थ की उन अवस्थाओं में से एक है जो, अब देखिएगा, जो बहुत कम घनत्व वाली गैस को अत्यंत कम ताप के तहत ठंडा करके प्राप्त होती है। तो देखिएगा क्या है भाई, देखिएगा आप, देखिए वन ऑफ द स्टेट्स ऑफ मैटर विच इज फॉर्म्ड बाय कूलिंग ए गैस ऑफ वेरी लो डेंसिटी टू एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर इज ऑब्टेन। कह रहा है कि कौन सी इसमें से है भाई, कौन सी इसमें से है जो कि बहुत ही लो टेम्परेचर पे बनाया जाएगा। तो देखिए गैसीय अवस्था तो नहीं हो सकती भाई, गैसीय अवस्था के लिए आपको हीट करना पड़ेगा, गर्म करना पड़ेगा, तब वह गैस अवस्था में जाएगा। तो ऑप्शन ए गलत है। दूसरा क्या है, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी सही है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन को हम लोग कैसे बनाते हैं, काफी लो टेम्परेचर पे ले जाते हैं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे ले जाते हैं, और इसको क्या करते हैं, ठंडा करते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे ले जाके। तो यह क्या हो जाता है, एक पदार्थ बनता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं,
बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन कहते हैं। तो ऑप्शन बी आपका सही है। ऑप्शन सी प्लाज्मा गलत है, क्योंकि इसको भी बनाने के लिए हमें हीट देना पड़ेगा। ऑप्शन डी भी गलत है। ऑप्शन डी भी आपका गलत है। तो प्लाज्मा को बनाने के लिए भाई हीट देना पड़ता है, इसको भी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है बनाने के लिए। तो ऑप्शन डी आपका क्या है, गलत है। ऑप्शन देखिए ऑप्शन बी सही है, तो टिक लगाइएगा ऑप्शन बी पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, कह रहा है यदि एक तत्व के एक परमाणु के नाभिक में 11 प्रोटॉन है। कितने प्रोटॉन है, 11 प्रोटॉन है। देखिएगा एक तत्व के एक परमाणु के नाभिक में 11 प्रोटॉन होते हैं और 12 न्यूट्रॉन हैं। तो तत्वों का द्रव्यमान संख्या बताइए। तो तत्व का द्रव्यमान संख्या बताइए। तो देखिएगा कितने प्रोटॉन है, 11 प्रोटॉन है। नंबर ऑफ प्रोटॉन P प्लस इक्वल टू कितने हैं, 11 है। हाँ, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन N इक्वल टू कितने हैं, तो यह भी कितने हैं, 12 है। तो कह रहा है नंबर इसका क्या बताना, द्रव्यमान संख्या बताना है। द्रव्यमान संख्या बताना है। हाँ, परमाणु भार बता देना है भाई, परमाणु का भार बताइए। हाँ, तो देखिए मास नंबर क्या होगा भाई, फार्मूला आपको पता है। आप क्या फार्मूला लगाओगे, आप फार्मूला लगाओगे एटॉमिक मास। एटॉमिक मास इक्वल टू क्या होता है भाई, एटॉमिक मास इक्वल टू होता है P प्लस N। हाँ, P का मतलब प्रोटॉन एंड N का मतलब न्यूट्रॉन, P प्लस N। देखिएगा एटॉमिक मास इक्वल टू होता है P प्लस N के होता है। तो यहां पे देखिएगा क्या आएगा ऑप्शन, ऑप्शन में क्या आएगा, तो देखिएगा जोड़ दीजिए कि भाई 11 प्लस 12 इक्वल टू आएगा 23। हाँ, 23 इसका एटॉमिक मास आएगा। देखिएगा 23 इसका एटॉमिक मास आएगा। अब देखिए 23 कहां है भाई, 23 ऑप्शन नंबर डी है। 23 ऑप्शन नंबर डी है। तो देखिएगा यहां पे 23 ऑप्शन नंबर डी है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है, राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है, राइट आंसर है। तो डी पे टिक लगाएंगे। अब देखिएगा 23 किसका एटॉमिक मास होता है भाई, 23 किसका एटॉमिक मास होता है, तो सोडियम का। 23 सोडियम का एटॉमिक मास होता है। तो देखिएगा 23 यहां पे क्या है, सोडियम का एटॉमिक मास है। तो Na का सोडियम का एटॉमिक मास जो होता है वह कितना होता है, 23 होता है। 23 U लगा दीजिए, U का मतलब यूनिफाइड होता है, या AMU लगा दीजिए। हाँ, यह इसकी क्या होती है, यूनिट होती है एटॉमिक मास की। तो या तो U यूनिफाइड या AMU। तो यह आपका यहां ऑप्शन डी सही है क्वेश्चन नंबर 8 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम में होते हैं। हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम में होते हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक पाए जाते हैं, आपको याद होगा। तो हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक पाए जाते हैं, 3 समस्थानिक पाए जाते हैं। आइसोटोप्स कितने होते हैं, 3 पाए जाते हैं। तो देखिए हाइड्रोजन के देखिए 3 होते हैं। कौन कौन से भाई, तो देख लीजिएगा यहाँ पे 3 कौन कौन से होते हैं। एक तो होता है हाइड्रोजन प्रोटियम, एक होता है प्रोटियम, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसका एटॉमिक नंबर 1 होता है और एटॉमिक मास भी क्या होता है, 1 होता है। दूसरा होता है ड्यूटेरियम। हाँ, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ड्यूटेरियम को कहते हैं। एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर 1 होता है, बट एटॉमिक मास इसका क्या होगा, 2 होगा। एटॉमिक मास इसका 2 होगा। एंड एक आता है टर्टियम। तो टर्टियम का देखिएगा H3 इसको कहते हैं हम लोग। देखिए इसका एटॉमिक नंबर 1 ही होता है, लेकिन एटॉमिक मास इसका क्या हो जाता है, 3 हो जाता है। एटॉमिक मास 3 हो जाता है। यह आपके क्या है, यह है प्रोटियम। हाँ, प्रोटियम। यह होता है ड्यूटेरियम, यह होता है आपका ड्यूटेरियम, और यह होता है टर्टियम। हाँ, यह होता है टर्टियम। हाँ, इसको कहीं ऐसे भी H, D और T से भी डिनोट कर दिया जाता है। तो यही पूछ रहा है कि इसके समस्थानिक में, हाइड्रोजन के समस्थानिक में क्या होगा, हाइड्रोजन के समस्थानिक में ड्यूटेरियम में होता है। क्या होते हैं भाई, क्या होते हैं, यहां पे देखिए ऑप्शन देखिएगा। यह देखने के बाद ऑप्शन देखिएगा। A 0 न्यूट्रॉन और 1 प्रोटॉन, 0 न्यूट्रॉन और 1 प्रोटॉन। तो देखिएगा यहां पे
यह प्रोटियम में होते हैं। देखिएगा न्यूट्रॉनों की संख्या यहां पे देखिएगा न्यूट्रॉन कितने होंगे, तो यहां पे पहले तो देखिए प्रोटॉन इक्वल टू कितने हैं 1 है, न्यूट्रॉन इक्वल टू कितने हैं 0 है, और इलेक्ट्रॉन इक्वल टू कितने हैं 1 है, इलेक्ट्रॉन इक्वल टू कितने हैं 1 है, तो न्यूट्रॉन यहां 0 होगा। यहां पे देखिए यहां पे आप देखेंगे प्रोटॉन इक्वल टू कितने हैं, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू होता है एटॉमिक नंबर के, तो प्रोटॉन यहां एटॉमिक नंबर 1 है तो प्रोटॉन भी कितने होंगे 1 ही होंगे, प्रोटॉन भी 1 होंगे। कह रहा न्यूट्रॉन कितने हैं भाई, न्यूट्रॉन यहां पे देखिए न्यूट्रॉन यहां पे 1 होगा, न्यूट्रॉन यहां पे क्या होगा 1 होगा, क्योंकि 1 प्रोटॉन प्लस 1 न्यूट्रॉन इक्वल टू होता है एटॉमिक मास के, तो 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन कितना होगा 2 आएगा, और इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं यहां पे, तो इलेक्ट्रॉन भी आपके यहां पे 1 ही है, इलेक्ट्रॉन भी आपके यहां पे क्या है 1 है। एंड इसमें क्या होता है, यहां भी प्रोटॉन क्या है 1 है, प्रोटॉन 1 है, न्यूट्रॉन कितने होंगे भाई, न्यूट्रॉन यहां पे 2 होते हैं, और इलेक्ट्रॉन यहां पे कितने होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन यहां पे 1 होते हैं, तो इन दोनों को जोड़ने पे मास क्या आ जाता है, मास आ जाता है यम आ जाता है, इसका मास देखिए कितना आएगा, मास आ जाता है इसका 3 का मास जो होगा एटॉमिक मास वह 3 आता है, इसको जोड़ने पे मास कितना आएगा 2 आएगा, और इसका मास 1 होगा। तो आप देखिए क्या क्या है, ऑप्शन क्या क्या है, 0 न्यूट्रॉन और 1 प्रोटॉन, ऑप्शन 1 गलत है, ऑप्शन 1 गलत है, क्योंकि यहां पे क्या है 1 न्यूट्रॉन दिखा रहा है, तो ऑप्शन बी क्या है भाई 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन, तो ऑप्शन बी आपका क्या है राइट आंसर है, 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन इसमें होते हैं, हाँ 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन होते हैं। फिर देखिएगा क्या कह रहा है कि 1 इलेक्ट्रॉन और 2 न्यूट्रॉन, ऑप्शन सी गलत, कह रहा है 1 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन, ऑप्शन डी भी गलत है, ऑप्शन डी गलत है, तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, राइट आंसर है ऑप्शन बी, आप ऑप्शन बी पे टिक लगाइएगा, राइट आंसर है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है ऑक्सीजन के सबसे बाहरी कक्षक में इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन के सबसे बाहरी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक, अब देखिएगा बाहरी कक्षक में इलेक्ट्रॉन, अब देखिएगा ऑक्सीजन के सबसे बाहरी कक्षक कौन सा है, बाहरी कक्षक कौन सा है, और उसमें इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, तो बाहरी कक्षक कौन है यह भी बताना है आपको, और इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं यह भी बताना है आपको। तो बाहरी कक्षक कौन सा होता है, तो आपको पता है भाई ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं KLm, KLm, देखिएगा कक्षक कौन सा है, K कक्षक है, K कक्षक है, L कक्षक है, M कक्षक है। अब इसमें से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने के बाद हम लोग देखेंगे कि बाहरी कक्षक कौन है और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, बाहरी कक्षक कौन है और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो बाहरी कक्षक कौन सा है भाई, देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे 2 6, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन है तो पहले वाले कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं 2, दूसरे में 8 भरे जाते हैं, बट हमारे पास 6 बच रहे हैं तो 6, तो 2 6, ऑप्शन इसमें देखिएगा कौन सा सही है भाई, ऑप्शन इसमें कौन सा सही है, तो 2 6 ऑप्शन देखिएगा, 2 6 में 6 जो है यह आपका बाहरी कक्षक है, आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन यह है, कि L क्या है यहां पे बाहरी कक्षक है, बाहरी कक्षक है, बाहरी कक्षक कौन सा है L है, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां इंटर कर रहा है, यहां इंटर कर रहा है, इसलिए बाहरी कक्षक कौन है L है। तो देखिए बाहरी कक्षक यहां पे क्या है L है, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए गलत, ऑप्शन बी गलत, ऑप्शन सी क्या है सही है, ऑप्शन सी आपका सही है, तो ऑप्शन सी पे आप टिक लगाएंगे, बाकी डी क्या है गलत है, ऑप्शन सी आपका सही है, इस पे टिक लगाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 को देख लेते हैं भाई, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं, देखते हैं, कह रहा नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए, नीचे दिया गया कथन है जो, इस पर विचार करना है हमें और सही उत्तर सेलेक्ट करना है। तो देखिएगा ऑप्शन है
यहां पे नीचे, और देखिएगा विचार करके सही उत्तर आप दीजिएगा इसमें कि कौन सा सही उत्तर इसका होगा। चलिए देखिएगा, हाँ कौन सा सही उत्तर होगा इसका आप विचार करके दीजिए। कह रहा है नीचे दिए गए कथनों पे, और देखिएगा यह क्वेश्चन आया हुआ 2022 में, तो इंपॉर्टेंट भी है, 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो 2024 में आ सकता है, तो यह क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है कि भाई निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, कथन को देखिए और उत्तर सही उत्तर चयन करिएगा। तो क्या कह रहा है, आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या में वृद्धि होती है। भाई कथन ही गलत है। लेफ्ट टू राइट चलने पे, बाईं से दाईं की ओर जाने पे, लेफ्ट टू राइट चलने पे एटॉमिक साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है, परमाणु त्रिज्या घटती है। याद रखिएगा कि लेफ्ट टू राइट चलने पे पीरियोडिक टेबल में, आवर्त सारणी में लेफ्ट टू राइट चलने पे क्या होता है, एटॉमिक साइज घटता है। क्यों घटता है, तो ड्यू टू जेड इफेक्ट इंक्रीज होता है। क्या होता है, जेड इफेक्ट, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से एटॉमिक साइज घटता है। आप याद रखिएगा कि लेफ्ट टू राइट चलने पे क्या होता है, बाईं से दाईं ओर जाने पे त्रिज्या घटती है। ऑप्शन क्या है, यह पहला कथन क्या है, गलत है। क्यों, इसमें लिखा है वृद्धि होती है, बढ़ती है, तो पहला ऑप्शन यहां पे क्या है, पहला कथन गलत है। कह रहा है कथन नंबर 2, कथन नंबर, आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर नाभिकीय आवेश में वृद्धि होती है। नाभिकीय आवेश में वृद्धि होती है भाई, हाँ नाभिकीय आवेश में वृद्धि होती है। कि नाभिकीय आवेश मतलब कि न्यूक्लियस में चार्ज क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। तो सही बात है भाई, आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पे नाभिकीय आवेश बढ़ते हैं, न्यूक्लियस चार्ज बढ़ते हैं। क्यों, क्योंकि ग्रेजुअली परमाणु संख्या बढ़ती है, ग्रेजुअली एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस में चार्ज क्या होते हैं, नाभिकीय आवेश में वृद्धि होती है। तो अब देखिए कौन सा सही है, कौन सा कथन सही है। केवल कथन 1 सही है, गलत। केवल कथन 2 सही है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, यहां पे राइट आंसर है। हाँ ऑप्शन नंबर बी क्या है, यहां पे राइट आंसर है। केवल कथन 2 ही सही है, केवल कथन 2 ही सही है। तो याद रखिएगा कि केवल कथन यहां पे कौन सा सही है, 2 सही है। दोनों कथन सही है, गलत, क्योंकि पहले कथन में कह रहा है कि बाईं से दाईं ओर जाने पे क्या होता है, वृद्धि होती है त्रिज्या का। यह नहीं सही है भाई, घटती है। क्यों, क्योंकि आवेश का चार्ज बढ़ता है, जिसकी वजह से साइज क्या होता है, घटता है, एटॉमिक त्रिज्या घटती है, हाँ एटॉमिक रेडियस घटती है। यह पॉइंट याद रखिएगा। एंड दोनों कथन सही है, कथन ए गलत, यह भी गलत है। तो आप याद रखिएगा कि ओनली स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, केवल कथन 2 ही सही है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, आ जाइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, कह रहा है 2 या अधिक तत्वों के योग से बनता है। 2 या अधिक तत्वों के योग से बनता है। 2 या 2 से अधिक तत्व जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, इसकी बात कर रहा है कि 2 या 2 से अधिक तत्व जब आपस में जुड़ते हैं तो क्या बनता है। संयोजकता, गलत। संयोजकता क्या है, गलत है भाई, संयोजकता नहीं होती है। संयोजकता यहां पे क्या है, गलत है, संयोजकता नहीं होती है। हाँ क्या बनता है भाई, संयोजकता, ऑप्शन गलत है। ऑप्शन ए क्या है, गलत है। बैलेंसी गलत है। मूलक, यह भी क्या है, गलत है। रेडिकल नहीं बनते हैं भाई, यह भी क्या है, ऑप्शन आपका गलत है। परमाणु नहीं, परमाणु नहीं बनते हैं भाई। तो बनते क्या है, ऑप्शन डी आपका सही है, यौगिक बनते हैं, कंपाउंड बनते हैं। जब 2 तत्व, हाँ 2 या 2 से अधिक तत्व एक फिक्स रेशियो में केमिकली कंबाइन होते हैं तो क्या बनते हैं, कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है। हाँ फिक्स रेशियो में केमिकली कंबाइन होते हैं तो किसकी फॉर्मेशन होती है, कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है। या याद रखिएगा कि जब 2 तत्व केमिकली कंबाइन होते हैं फिक्स रेशियो में तो क्या बनता है, कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है। तो ऑप्शन डी आपका सही है, कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है। ऑप्शन डी सही है, कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है, यौगिक की फॉर्मेशन होती है। तो देख लीजिए भाई, यौगिक की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, यौगिक की फॉर्मेशन होती है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाइए, सॉरी 13।
क्वेश्चन नंबर 13 पे आइए, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 है, कह रहा है कि इनमें से कौन सा तत्व एक धातु है, इसमें से कौन सा तत्व क्या है, धातु है। तो आपने देखा होगा पीरियोडिक टेबल में आपने देखा होगा कि भाई पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 1 2 ये क्या है, मेटल है, एंड ग्रुप नंबर 13 to 12 क्या है, मेटल है। हाँ, उसके बाद 13 के बाद 3 to 12 क्या है, मेटल है। ग्रुप नंबर 13 से क्या होते हैं, मेटल लॉयड स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि नॉन मेटल। उसके बाद फिर वहां से आगे जाने पे हमें क्या मिल जाते हैं, नॉन मेटल मिलते हैं। तो देखिएगा, हाँ, लेफ्ट टू राइट जैसे जैसे आप चलते जाते हैं तो क्या हो जाते हैं, वह मेटल नॉन मेटल की साइड में, मेटल से नॉन मेटल की साइड में आप मूव करते हैं। तो कह रहा है इसमें से कौन सा मेटल है, तो कार्बन क्या होता है, नॉन मेटल होता है। सिलिकॉन क्या होता है, नॉन मेटल होता है। बोरान होता है मेटलाइड, बोरान क्या होता है, मेटलाइड होता है, मींस इसके पास मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज पाई जाती है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, मेटलाइड कहते हैं। तो बोरान मेटलाइड होता है। तो मेटल कौन है, ऑप्शन डी Fe क्या है, मेटल है। आयरन यहां पे क्या है, मेटल है। तो याद रखिएगा कि Fe यहां पे क्या है, मेटल है। ये देखिए ये क्वेश्चन आया भी हुआ है, हाँ, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा कि आयरन क्या है, यहां पे मेटल है। कार्बन मेटल नहीं होता, सिलिकॉन मेटल नहीं होता है। बोरान क्या होता है, मेटलाइड होता है, बोरान मेटलाइड होता है। और आपका आयरन क्या है, आयरन आपका मेटल है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। 14 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है फास्फोरस की परमाणुकता क्या है, हाँ, क्या है, एटॉमिक सिटी। अब एटॉमिक सिटी क्या होता है भाई, देखिएगा, कह रहा है कि किसी भी परमाणु में या किसी भी मॉलिक्यूल में, हाँ, कितने एटम जुड़े हुए हैं, वही उसकी क्या कहलाती है, एटॉमिक सिटी। यदि एक एटम वाले कौन से होते हैं भाई, तो एक एटम वाले, एकल एटम वाले जो होते हैं वह नोबल गैसेस होती हैं। नोबल गैसेस जितनी भी होंगी ये सब क्या होती हैं, इनका यह मोनो एटॉमिक होती है। तो यहां पे क्या आ जाएंगे, नोबल गैसेस जो होते हैं वह क्या होते हैं, मोनो एटॉमिक होते हैं। जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, etc, ये सब क्या होते हैं, मोनो एटॉमिक होते हैं। हाँ, अब कह रहा है डाई एटॉमिक कौन से होते हैं, द्विपरमाणविक कौन से होते हैं भाई, द्विपरमाणविक कौन से होते हैं, तो द्विपरमाणविक कौन से होते हैं, याद रखिएगा, वह मॉलिक्यूल जिसमें दो एटम जुड़े हुए हों, उनको द्विपरमाणविक कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, H2 यह क्या है, द्विपरमाणविक है। O2 द्विपरमाणविक है, हाँ, डाई एटॉमिक है। O2 H2 ये सब क्या है, डाई एटॉमिक है। अब देखिए क्वाटर्नरी का मतलब क्या होता है भाई, चतुर्थ परमाणविक कौन से होते हैं, हाँ, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्वाटर्नरी एटॉमिक क्या को हम लोग क्या कहेंगे, चार। ऐसे जो चार एटॉमिक हो, तो आपके पास एक ही है जो चार एटम पाया जाता है, जिसमें फास्फोरस, हाँ, P4 फास्फोरस। तो आप देखिएगा, और ट्राई एटॉमिक कौन से होते हैं, तो ओजोन O3, हाँ, ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें कितने, 3 एटम जुड़े हुए हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्राई एटॉमिक कहते हैं। तो ट्राई एटॉमिक कौन से होते हैं, हाँ, त्रिपरमाणविक कौन से होते हैं, ओजोन होते हैं। तो देखिएगा यहां पे ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। फास्फोरस कैसा होता है, हाँ, चतुर्थ परमाणविक होता है। ऑप्शन सी आपका सही है। आप यहां पे टिक लगा लीजिएगा, ऑप्शन सी, हाँ, कि फास्फोरस कैसा होता है, चतुर्थ परमाणविक होता है, क्वाटर्नरी एटॉमिक होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन से तत्व सिलिकॉन के समान संयोजकता प्रदर्शित करते हैं भाई, सिलिकॉन के समान कौन से तत्व ऐसे हैं जो संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। तो देखिएगा, इन सब में कौन से तत्व हैं जो सिलिकॉन के समान संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए Mg नहीं हो सकता भाई, पोटेशियम
नहीं हो सकता, क्योंकि पोटेशियम का की संयोजकता 1 होती है, मैग्नीशियम की संयोजकता 2 होती है, तो यह नहीं हो सकता। क्लोरीन, क्लोरीन और क्लोरीन, क्लोरीन की संयोजकता देखिएगा भाई, क्लोरीन की संयोजकता 1 होती है, ब्रोमीन की भी संयोजकता 1 होती है, बट सिलिकॉन की संयोजकता यहां पे कितनी होती है, सिलिकॉन की होती है 4। सिलिकॉन की संयोजकता क्या होती है, 4 होती है। याद रखिएगा कि इसकी संयोजकता 4 होती है। तो देखिए सिलिकॉन किस फैमिली का एलिमेंट है, सिलिकॉन कार्बन फैमिली का एलिमेंट है, कार्बन फैमिली का एलिमेंट है। कार्तिक, शिव, गणेश, संग, पीबी, पार्वती, हाँ यह होता है आपका। हाँ तो सिलिकॉन किसके साथ किस फैमिली का है, सिलिकॉन है भाई कार्बन फैमिली का। तो आपको पता है कि कार्बन का जो संयोजकता होता है वह 4 होता है, कार्बन टेट्रा वैलेंसी होता है, 4 वैलेंसी शो करता है। इसी प्रकार से सिलिकॉन भी कितनी वैलेंसी शो करेगा, 4 वैलेंसी शो करेगा। तो मींस ऑप्शन सी आपका सही है, ऑप्शन सी सही है। तो याद रखिएगा कि सिलिकॉन के समान कौन होगा, कार्बन होगा और जर्मेनियम होगा। हाँ तो याद रखिएगा कार्बन और जर्मेनियम, ऑप्शन सी आपका सही है, ऑप्शन सी सही है। तो इस पे टिक लगा लीजिएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 पे आइए। देखिएगा इनमें से कौन सा तत्व प्रकृति में द्विपरमाणविक अणु के रूप में मौजूद नहीं है। इसमें से कौन सा तत्व जो है नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम, क्लोरीन, नाइट्रोजन N2, हाइड्रोजन H2, हीलियम He एंड क्लोरीन जो है Cl2। देखिएगा इसमें से कौन सा, देखते हैं हम लोग, कौन सा जो है वह द्विपरमाणविक नहीं है, डाई एटॉमिक नहीं है। तो नाइट्रोजन डाई एटॉमिक, नाइट्रोजन दो परमाणु है, हाइड्रोजन डाई एटॉमिक है, हाइड्रोजन कैसा है, डाई एटॉमिक है। हीलियम कैसा है, देखिएगा हीलियम, अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैं बताया हूं कि हीलियम जो होता है यह क्या होता है, मोनो एटॉमिक होता है, मोनो एटॉमिक होता है। याद रखिएगा कि हीलियम क्या है भाई, मोनो एटॉमिक है, हीलियम मोनो एटॉमिक पर है। तो यहां पे देख लीजिएगा हीलियम ऑप्शन सही है, हीलियम ऑप्शन सही है, हीलियम मोनो एटॉमिक। क्लोरीन कैसा है, क्लोरीन डाई एटॉमिक होता है, क्लोरीन कैसा होता है, डाई एटॉमिक होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, हीलियम कैसा है, मोनो एटॉमिक, हीलियम मोनो एटॉमिक है, ऑप्शन सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है सल्फर का परमाणु द्रव्यमान 32 है, सल्फर का परमाणु द्रव्यमान 32 है। वैसे तो इस तरह के क्वेश्चन हमने कराए हैं, इस तरह के क्वेश्चन कराए हैं, यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सॉरी नहीं कराए हैं, हमको लगा वो है। मोल यहां पे ज्ञात करना है, मोल, तो याद रखिएगा मोल ज्ञात करना है, काफी इंपॉर्टेंट है यह। मोल कैसे निकालते हैं इसको भी हम लोग देखेंगे और मोल यहां पे निकालना भी है। तो कह रहा है सल्फर का परमाणु द्रव्यमान 32 है, 32 है। सल्फर का कितना ग्राम की मात्रा में है, इतना। तो मोलों की संख्या कितनी होगी, मोलों की संख्या कितनी होगी। तो देखिए मोल को हम लोग वैसे कंडीशन हमारे पास क्या है, 3 तरह से निकालते हैं। एक क्वांटिटी के टर्म में निकालते हैं, क्वांटिटी के टर्म में कि कितनी क्वांटिटी होगी। तो आप याद रखिएगा कि 1 मोल इक्वल टू, अगर जो क्वांटिटी के टर्म में हम लोग निकालेंगे तो 1 मोल इक्वल टू होता है 6.022 इंटू 10⁻23 क्वांटिटी। किसी भी चीज की क्वांटिटी ले लीजिए, कोई भी एटम लीजिएगा, अगर जो 1 मोल रहेगा तो उसकी क्वांटिटी कितनी होती है, इतनी होती है। तो पहला हो गया क्वांटिटी के टर्म में, और दूसरा क्या होता है, मास के टर्म में हम लोग निकालते हैं मोल को, मास के टर्म में निकालते हैं मोल को। तो याद रखिएगा मास के टर्म में मोल क्या होगा, मास के टर्म में मोल क्या होगा, तो देखिएगा, अरे सॉरी, मास के टर्म में मोल क्या होगा, 1 मोल इक्वल टू क्या होगा मास के टर्म में, 1 मोल इक्वल टू होता है मोलर मास ऑफ एटम आर मॉलिक्यूल का मोलर मास या एटॉमिक मास हम लोग वहां पे रखेंगे। 1 मोल इक्वल टू, जैसे
एग्जाम्पल 1 मोल सोडियम का जो मास होगा, 1 मोल सोडियम का मास, 1 मोल सोडियम का मास कितना होगा? 23 ग्राम के। 1 मोल सोडियम का जो मास होगा वह कितना होगा? 23 ग्राम के। तो इसी तरह कह रहा है कि 1 मोल, अब ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कि सल्फर का परमाणु द्रव्यमान इतना होगा। अब इससे एक फार्मूला बन जाएगा, इससे फार्मूला हम लोग बनाएंगे कि मोल निकालने का फार्मूला होता है n इक्वल टू गिवन मास, जो कि यहां गिवन है। अब कुछ भी मास दे दिया जाए उसके मोलर मास से हम लोग क्या करेंगे, जो है उसके मोलर मास से डिवाइड कर देंगे, तो आपका क्या मिल जाएगा? आपका मोल मिल जाएगा। तो गिवन मास, तो गिवन मास हम लोग लिखेंगे, तो गिवन मास को हम लोग W से एंड मोलर मास को M से डिनोट कर देते हैं। चलिए यह वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। हाँ, यहां निकालने के लिए यह फार्मूला कि 1 मोल इक्वल टू मोलर मास ऑफ एटम आर मॉलिक्यूल। तो 1 मोल सोडियम एटम इक्वल टू कितना होता है? इतना ग्राम के होता है। इसी प्रकार से हम लोग यहां फार्मूला बना लिए कि n इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। हाँ, तो 1 मोल इक्वल टू, अब देखिए कोई भी मास आप दे दीजिए, 2, 4, 5, 10, जो भी मास दे दीजिए, सोडियम का मास या एल्यूमिनियम का मास या सल्फर का मास यहां दिया हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, उसका मास और डिवाइडेड बाय उसके मोलर मास से हम लोग क्या कर देंगे, डिवाइड करेंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा क्या? मोल, नंबर ऑफ मोल्स। तो निकाल दीजिए भाई, निकालिए रख के, देखिए क्या ऑप्शन आ रहा है। तो गिवन मास कितना है? W इक्वल टू कितना दिया है? W इक्वल टू यहां दिया है, यहां पे देखिएगा, W इक्वल टू दिया है 16 ग्राम। और मोलर मास कितना है? परमाणु द्रव्यमान कितना है? मोलर मास कितना है? तो परमाणु द्रव्यमान है इसका, देखिएगा परमाणु द्रव्यमान है 32 है। तो काटिए, देखिए क्या मिलेगा भाई, काटिएगा तो आपको मिलेगा 1/2 कितना आएगा? 0.5 मोल। अब देखिए ऑप्शन कौन सा सही है? 0.5 मोल कौन सा है? 0.5 मोल कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहां देखिएगा, ऑप्शन ए गलत, ऑप्शन बी 0.5 मोल। सल्फर का जो मोल आएगा वह कितना आएगा? 0.5 मोल आएगा। ऑप्शन बी आपका सही है। तो टिक आप किस पे लगाइएगा? ऑप्शन बी पे लगाइएगा। देखिएगा ऑप्शन बी पे आप टिक लगाइएगा कि इसका मोलर मास कितना है, इसका मोल कितना आ रहा है भाई। हाँ, मोलों की संख्या कितनी आ रही है? तो 0.5 मोल है। हाँ, यहां पे देख लीजिए लगाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, देखिएगा, कह रहा है परमाणु की त्रिज्या का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? भाई देखिएगा, परमाणु की त्रिज्या का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन है परमाणविक संख्या, परमाणविक आकार, परमाणविक द्रव्यमान, परमाणविकता, एटॉमिसिटी, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक साइज, एटॉमिक मास एंड एटॉमिसिटी। किसके लिए किया जाता है? हाँ, किसके लिए किया जाता है? देखिएगा ऑप्शन कौन सा सही है भाई। तो ऑप्शन परमाणविक संख्या बिल्कुल गलत, यह नहीं करते हैं भाई, परमाणविक संख्या का हम लोग नहीं करते हैं भाई। परमाणविक संख्या के लिए दूसरा को, यहां पे एटॉमिक रेडियस की बात कर रहा है। तो एटॉमिक रेडियस भाई जैसे जैसे बढ़ेगा साइज बढ़ता जाएगा, तो हाँ, एटॉमिक रेडियस घटेगा साइज घटता जाएगा। मींस एटॉमिक रेडियस कहाँ किसके लिए होती है? परमाणविक आकार के लिए। ऑप्शन बी आपका सही है, एटॉमिक साइज के लिए। हाँ, एटॉमिक साइज को मेजर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? एटॉमिक रेडियस का प्रयोग करते हैं। तो यह ऑप्शन सही है, बाकी के ऑप्शन गलत। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है धावन सोडा में क्रिस्टलीकरण के पानी की प्रतिशत मात्रा होती है। कितने परसेंट पानी की प्रतिशत की मात्रा इसमें होगी? कितना परसेंट होगा? तो फार्मूला देखिएगा भाई, फार्मूला पे लगेगा यह फार्मूला। देखिएगा पहले तो हम लोग धावन सोडा का फार्मूला देख लें कि धावन सोडा का फार्मूला होता है सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट होता। अब कह रहा है कितना परसेंट इसमें पानी है, कितना परसेंट पानी है, इसके बारे में हम लोग निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसका मॉलिक्यूलर मास देखेंगे। मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करिए भाई। सबसे पहले हम लोग मॉलिक्यूलर मास देखेंगे। हाँ, मॉलिक्यूलर मास
मॉलिक्यूलर मास। अब देखिए मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं, सभी के एटॉमिक मास को हम लोग ऐड कर देते हैं, सभी के एटॉमिक मास को ऐड करेंगे, मॉलिक्यूलर मास मिल जाएगा। तो निकालिएगा मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा। सोडियम का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 2 सोडियम है तो 2 गुणे 23 प्लस, अब क्या आएगा, कार्बन का कितना होता है 12 प्लस, ऑक्सीजन का कितना होता है 3 ऑक्सीजन है और मल्टीप्लाई बाय 16, एक का 16 होता है तो 3 का कितना होगा भाई। तो अब आ जाइए और कह रहा है टोटल में हम लोग 10 इंटू 18 कर देंगे। वाटर का मॉलिक्यूलर मास होता है 18, तो टोटल को जोड़िए भाई, जोड़िए कितना आएगा, देखिएगा कितना आएगा, कह रहा है 46 प्लस 12 प्लस 48 प्लस 180, हाँ 180 करिएगा, जोड़िएगा कितना आएगा भाई, देखिएगा यहां पे हो जाएगा 180 प्लस 40 220 228 प्लस 12 208 प्लस 12 सॉरी 228 प्लस 12 और 12 40 हो जाएगा और 40 80 और 6 86, तो 286 आएगा, हाँ क्या आएगा एमयू में 286 एमयू आएगा। तो देखिएगा 286 एमयू आएगा। अब कह रहा है कि हमें निकालना है वाटर कितना परसेंट है, वाटर कितना परसेंट है, तो फार्मूला रखिए भाई, क्या कह रहा है परसेंटेज ऑफ वाटर, वाटर की परसेंटेज निकालिए, मास परसेंटेज ऑफ वाटर, मास परसेंटेज ऑफ वाटर, तो जिसका निकालना होता है उसको हम लोग ऊपर रखते हैं उसके मास को, हाँ फार्मूला लगाते हैं मास ऑफ द सब्सटेंस, हाँ जिसका निकालना हो मास ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द मॉलिक्यूल इनटू 100, हाँ तो रख दीजिए भाई क्या आएगा, तो मास ऑफ द सब्सटेंस कितना होगा, तो देखिएगा मास ऑफ द सब्सटेंस इतना, इसमें कितना है 10 इंटू 180 अपॉन 286 इंटू 100 लगा दीजिएगा, आपका क्या आ जाएगा ऑप्शन, हाँ अब क्या आएगा भाई देखिएगा यहाँ पे, अब देखिएगा क्या आएगा, कैलकुलेट करिएगा इसको, तो क्या आएगा यहाँ पे देखिए इसको इसमें मल्टीप्लाई करिए और डिवाइड कर दीजिए, तो डिवाइड करने पे क्या आ जाएगा, पहले तो इसको 9 90 2 से डिवाइड करिए 3 और फिर आएगा आपका 4 और 1, तो इसको कर दीजिए 90 और 1 4 3, यह आएगा इनटू इतना करिए और डिवाइड कर दीजिए, चलिए देखिए कितना आएगा, तो हो जाएगा आपका 90 बाई 143 इंटू 100, तो 143 एंड 900, तो देखिए कितनी बार जाएगा 6 टाइम, 6 18 के 8 1 और 6 चौक 24 25 के 5 और 6 दूना 6 कम 6 2 8, कितना आ जाएगा, आई थिंक आएगा कितना, देखिएगा 62% आएगा, देखिए 6 आया है ना, तो आएगा आपका 62%, हाँ ऑप्शन डी आपका सही है, कैलकुलेट करिएगा आएगा 62%, हाँ तो ऑप्शन डी आपका सही है, देख लीजिएगा ऑप्शन डी यहाँ पे सही है, हाँ ऑप्शन डी 62.9% आएगा, तो ऑप्शन डी आपका क्या है यहाँ पे सही है, टिक लगाइएगा ऑप्शन डी करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ऑप्शन डी आपका सही आ रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20,
क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाइए, देखिए क्या कह रहा है, निम्न में से सबसे बड़े आकार का परमाणु कौन सा है। हाँ, इसमें से सबसे बड़े आकार का परमाणु कौन सा होगा। तो आपको पता है भाई, हाँ आपको पता है लेफ्ट टू राइट चलने पे साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है। लेफ्ट टू राइट चलने पे साइज डिक्रीज होता है। तो यह सब क्या है, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, सल्फर एंड फास्फोरस। हाँ, यह पीरियड नंबर 4 के। हाँ, यह पीरियड नंबर 3 के। चलिए, तो पीरियड नंबर 3 के हैं, इनका जो होगा साइज क्या होगा, साइज लेफ्ट टू राइट चलने पे क्या होगा, घटता है। तो एल्यूमिनियम का साइज यहां पे सबसे ज्यादा होगा, फिर आएगा आपका सिलिकॉन, फिर आएगा आपका सल्फर, फिर आएगा आपका फास्फोरस, फिर आएगा आपका सल्फर। हाँ, तो इस तरह से साइज देखेंगे हम लोग। तो देखिए 13, 14, 15, 16, हाँ एटॉमिक नंबर जैसे जैसे इंक्रीज करेगा साइज वैसे वैसे क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो सबसे ज्यादा साइज किसका है, एल्यूमिनियम का। तो ऑप्शन ए आपका सही है, ऑप्शन ए आपका सही है। ठीक लगाइएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। बाकी के सब क्या है, साइज छोटे हैं। क्यों, क्योंकि लेफ्ट टू राइट चलने पे साइज क्या होती है, डिक्रीज होती है। क्यों, ड्यू टू जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है। हाँ, ग्रेजुअली जेड इफेक्ट बढ़ता है, इसलिए लेफ्ट टू राइट चलने पे साइज इंक्रीज होती है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाइए और क्वेश्चन नंबर 21 को देखिए क्या है, इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 285 है, उस तत्व का नाम क्या होगा। देखिएगा, किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 285 है, उस तत्व का नाम क्या होगा। नाम निकालिए, नाम बताइए कि उस तत्व का नाम क्या होगा। तो यहां पे देखिएगा कि 285 मींस 15, टोटल 15। अब 15 कौन सा है भाई, सल्फर का 16 होता है, सल्फर का 16 होता है। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है भाई, तो 4 होता है। हाँ, फास्फोरस का 15 होता है एंड क्लोरीन का 17 होता है। तो कह रहा है किसका एटॉमिक नंबर, इसका जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तो आएगा 286। हाँ, इसका जब निकालेंगे तो आएगा 2 एंड 2, इसका निकालेंगे तो आएगा 2, 8 और 5। हाँ, इसका निकालेंगे तो आएगा 2, 8, 7। हाँ, इसका एटॉमिक नंबर जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तो यह होगा। तो देखिए किसमें है, कौन है मैच कर रहा है, तो ऑप्शन सी, ऑप्शन सी आपका सही आंसर है, बाकी सब गलत है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर है, फास्फोरस। ऑप्शन सी आपका सही आंसर है, जो कि है फास्फोरस। तो याद रखिएगा, यहां गड़बड़ हो गया, ये बी, ए डी और ये ऑप्शन सी है आपका फास्फोरस है। याद रखिएगा, ऑप्शन सी क्या है, फास्फोरस है। ठीक है, तो यह याद रखिएगा, मिसप्रिंट हो गया है, ए बी सी एंड डी। ऑप्शन सी आपका क्या है, यहाँ पे फास्फोरस है, जो कि सही है। फास्फोरस आपका सही आंसर है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 22 इंपॉर्टेंट है भाई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको पता है। चलिए आ जाइए, लिखते हैं, क्या निम्नलिखित में से किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 283 है। किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 283 है। तो इसमें से देखिए किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 283 है। अभी आपने देखा कि भाई मैग्नीशियम का क्या होता है, एटॉमिक नंबर 2 होता है, तो इसका आएगा 4 होता है, मैग्नीशियम का 4 होता है, तो इसका क्या आएगा, इसका 2 एंड 2 आएगा। आर्गन का 18 होता है, 18 होता है, क्या आएगा 2, 8 आएगा। हाँ, एल्यूमिनियम का 10 होता है एटॉमिक नंबर, तो इसका क्या आएगा 2, 8, 3 आएगा। हाँ, सोडियम का 11 होता है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो सोडियम का क्या आएगा, सोडियम का आएगा 2, 8
1 आएगा। तो देखिएगा कि किससे मैच कर रहा है भाई, तो एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम। ऑप्शन सी आपका सही आंसर है, ऑप्शन सी सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, आ जाइए क्वेश्चन नंबर। अधातुओं में आमतौर पर सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं। आमतौर पे अधातुओं में सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो चलिएगा भाई, आमतौर पे क्या होते हैं इसको पहचानिएगा। कैसे इसको करेंगे इसको देखिएगा। तो पहले कुछ पॉइंट्स हैं उसको देख लीजिए, फिर इसको देखिएगा कि यहां पे देख लीजिए कुछ पॉइंट्स हैं, तो फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। पहला कह रहा है यदि परमाणु के बाहरी कक्षक में कितने आए, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन आए तो अष्टक को पूरा करने के लिए यह इनको निकालते हैं। अब देखिएगा, अब एक पॉइंट देखिएगा, जिसके बाहरी कक्षक में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं वह इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए निकालते हैं। तो देखिए 1 2 3 वाले तो होंगे नहीं, क्योंकि भाई जो नॉन मेटल होते हैं, अधातु होते हैं, उनके पास इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी होती है, इलेक्ट्रॉन निकालने की टेंडेंसी नहीं होती है। तो जो इलेक्ट्रॉन निकालने की टेंडेंसी होगी वह सब के सब क्या होंगे, मेटल होंगे। मतलब कि मेटल के बाहरी कोश में 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। यह क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी रखते हैं, निकालने की टेंडेंसी रखते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट यहां देखिए, यदि किसी परमाणु के एटम के बाहरी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाए, 4 इलेक्ट्रॉन आ जाए, 4 इलेक्ट्रॉन आ जाए, तो ना ही यह इलेक्ट्रॉन को निकालता है, ना निकालता है, ना ही प्राप्त करता है, गेन करता है, प्राप्त करता है। तो करता क्या है भाई, शेयरिंग। तो क्या करता है, साझा करता है, शेयरिंग करता है। यह इलेक्ट्रॉनों इलेक्ट्रॉनों का साझा करता है, क्या करने के लिए, ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। इलेक्ट्रॉनों का साझा करता है ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। तो चारों वाले तो है नहीं। और यह भी देखिए, यह ज्यादातर किसमें होता है, नॉन मेटल में ही होता है। 4 इलेक्ट्रॉन जिसके आउटरमोस्ट शेल में है, तो वह क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों का साझा करता है, हाँ, ऑक्टेट को कंप्लीट कर। और देखिए नेक्स्ट थर्ड पॉइंट क्या है, यदि किसी एटम के आउटर मोस्ट शेल में क्रम से कितने इलेक्ट्रॉन आए, क्रम से 5 6 7 इलेक्ट्रॉन हो तो अष्टक को कंप्लीट करने के लिए, अष्टक को पूरा करने के लिए वह क्या करता है भाई, इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है, हाँ। और यह कौन कर सकता है, यह आपके अधातु कर सकते हैं, नॉन मेटल कर सकते हैं, हाँ। इलेक्ट्रॉन को कौन गेन कर सकता है, किसके पास टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की, तो नॉन मेटल के पास, अधातु के पास होती है। तो देखिए कितने इलेक्ट्रॉन, 5 6 7, हाँ 5 6 7, जनरली 5 6 7 वाला ही दिखाता है। 8 तो जितने भी नोबल गैसेस होंगे उनके आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे। आमतौर पे कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन दिखाई देते हैं, तो ऑप्शन आपका यहां पे देखिए, ऑप्शन आपका यह सही है, हाँ। यहां पे देखिएगा उल्टा हो गया, तो ध्यान से देख लीजिएगा, ए बी सी ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी आपका सही है। यह आपका ऑप्शन बी है, यह आपका ऑप्शन सी है भाई। तो ऑप्शन सी आपका सही है, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी सही है।
देख लीजिए एक बार फिर से, इसको नोट डाउन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। आगे चलिए देखते हैं। ठीक है, हो गया नोट डाउन। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या कह रहा, कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन आपका सी सही है, टिक लगाइएगा सी, ऑप्शन सी सही है। हाँ यानी ऑप्शन सी सही है, टिक लगा दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सॉरी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर, हाउ मेनी बैलेंस इलेक्ट्रॉन आर इन देयर ऑक्सीजन एटम। कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? बैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब बाहर के कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, और बाहर के कोष में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं? ऑक्सीजन के पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? तो आपको पता है ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं तो 2 6 आता है। तो बाहर का कोष इसका देखिए ऑक्सीजन का, यह आपका न्यूक्लियस है, यह एक सेल, यह दूसरा कोष। कह रहा है कि इनर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? इनर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो बाहर वाले सेल में 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है। देखिएगा टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन, देखिएगा अब आउटर मोस्ट कह रहा है कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं? तो बाहर वाले सेल को, आउटर मोस्ट सेल को, आउटर मोस्ट सेल को हम लोग क्या कहते हैं? आउटर मोस्ट सेल को हम लोग कहते हैं बैलेंस सेल। बैलेंस सेल, अब बैलेंस सेल क्यों कहते हैं? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन यहां के हैं ना, यही बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं, यही बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए इनको बैलेंस कह रहा। आउटर मोस्ट सेल को हम लोग क्या कहते हैं? बैलेंस सेल। और इसमें प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या कहते हैं? बैलेंस इलेक्ट्रॉन। बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो अब देखिएगा टोटल कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं भाई आउटर मोस्ट सेल में? 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो ऑप्शन आपका सी सही है, ऑप्शन आपका सी सही है कि टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। चलिए तो ऑप्शन सी सही है, 6 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में होते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 आ जाइए, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में देखिए क्या है भाई, कह रहा आइडेंटिफाई द एलिमेंट हैविंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 6। बार बार यही आ रहा है भाई, देखिएगा क्वेश्चन पूछा हुआ है आरआरबी जेई में, और कई बार इस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं भाई, कई बार ऑक्सीजन पे, कई बार, कभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कभी बैलेंस इलेक्ट्रॉन, कई बार क्वेश्चन पूछे हैं। तो यह काफी इंपॉर्टेंट है ऑक्सीजन के। तो ऑक्सीजन के सारे डिटेल आप पढ़िएगा, एक एक पॉइंट देखिएगा। कह रहा है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 6, हाँ 2,6 वाले तत्व की पहचान करें। तो छोटी सी बात है, अभी पढ़े हो आप ऑक्सीजन ही क्या होता है। हाँ ऑप्शन सही है, बाकी सब गलत है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, इजी क्वेश्चन था, कुछ है नहीं, आप ध्यान से देखिए, क्वेश्चन काफी इजी है। चलिए नेक्स्ट, अब देखिए बीपीएससी प्री में एक क्वेश्चन पूछा गया है, चलिए देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। हाँ कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, कह रहा है इनमें से कौन सा धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अभी आपने पढ़ा है कि कौन सा धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मेटल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कौन सा है, धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कौन सा है। तो अभी आपने देखा कि यदि किसी एटम के आउटर मोस्ट सेल में कितने 1 2 3 इलेक्ट्रॉन हो, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन हो, तब हम कहते हैं कि वह क्या है, वह ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, निकालेगा, एक चार्ज आएगा, बैलेंसी 1 हो जाएगी, 2 निकालेगा, बैलेंसी 2 हो जाएगी, 3 निकालेगा, बैलेंसी 3 हो जाएगी। तो इसी प्रकार से कह रहा है कि देखिए किसके आउटर मोस्ट सेल में 1 2 3 है, किसके आउटर मोस्ट सेल में 1 2 3 है। तो किसी के आउटर मोस्ट सेल में यदि 1 हो तो भी मेटल हो सकता है, 2 हो तो भी मेटल हो सकता है, 3 हो तो भी मेटल हो सकता है। तो देखिएगा कौन सा है भाई, कौन सा है, तो ऑप्शन ए आपका सही है। देखिए आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 है।
तो इसे आप पहचानेंगे। आउटरमोस्ट शेल में कितने, यदि एक इलेक्ट्रॉन है तो भी मेटल हो सकता है, दो है तो, और तीन है तो, यह सब क्या है, मेटल को बताएंगे कि यह इतने मेटल होते हैं कि भाई आउटरमोस्ट शेल में। तो देखिए कौन सा मेटल होगा, कौन सा मेटल होगा, तो 2 8 10 3 13 एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13। यह क्या है भाई, यह क्या है 16 होगा टोटल। तो सल्फर, हाँ सल्फर का एटॉमिक नंबर 16। यह क्या है, क्या भाई 14, हाँ 14 है सिलिकॉन। हाँ अब देखिए यह क्या है 15 क्या है आपका फास्फोरस। तो यहां पे कौन सा मेटल है, एल्यूमिनियम। भाई सल्फर क्या है, नॉन मेटल है, सिलिकॉन क्या है, नॉन मेटल, फास्फोरस क्या है, नॉन मेटल, तो एल्यूमिनियम क्या है यहां पे, मेटल। तो टिक लगाइएगा ए पे, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं। नीचे दिए गए तत्वों में से आकार में सबसे छोटा, आकार में सबसे छोटा, साइज सबसे छोटा किसका है, तो यह भी देखिएगा भाई। हाँ कह रहा है ये तीनों जो हैं एक ही पीरियड के एलिमेंट हैं, एक ही पीरियड के हैं, हाँ एक ही पीरियड के हैं, हाँ एक ही पीरियड के। मैग्नीशियम है भाई 12 होता है मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर। हाँ मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 12 होता है। हाँ मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है, याद रखिएगा। सोडियम का 11, मैग्नीशियम का 12। सॉरी मैंने एक जगह कर दिया है बट वहां गलती हो गई, 12 होता है, याद रखिएगा। हाँ इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 11 होता है, इसका एटॉमिक नंबर 13 होता है। अब कह रहा है साइज, एक जगह मैंने गलत कर दिया है तो उसको सही कर लीजिएगा। एटॉमिक नंबर क्या होता है यहाँ, 12 होता है भाई मैग्नीशियम का। हाँ एटॉमिक नंबर 12 होता है, याद रखिएगा। वो गड़बड़ हो गया। हाँ तो चलिए आ जाइए, आ जाइए, क्या हो गया। अब कह रहा है यहां पे कि सबसे ज्यादा छोटी साइज किसकी है, तो एक पॉइंट याद रखिएगा, जिस पे जितना पॉजिटिव चार्ज होगा। हाँ पॉजिटिव चार्ज यदि अधिक है, पॉजिटिव चार्ज अधिक है, क्या है, अधिक है। पॉजिटिव चार्ज यदि अधिक है, हाँ पॉजिटिव चार्ज अधिक है तो उस पे देखिएगा उसका साइज छोटा होगा। साइज क्या होगा, साइज स्मॉल होगा, याद रखिएगा। पॉजिटिव चार्ज अधिक है, साइज स्मॉल होगा। निगेटिव चार्ज अधिक है, निगेटिव चार्ज अधिक है, निगेटिव चार्ज अधिक है, याद रखिएगा कि निगेटिव चार्ज यदि अधिक है तो साइज बड़ा होगा, साइज क्या होगा, लार्ज होगा। याद रखना है आपको, यह दोनों पॉइंट याद रखना है कि जिस पे जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उसका साइज उतना ही क्या होगा, छोटा होता जाएगा। क्यों, क्योंकि अट्रैक्शन, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन आउटरमोस्ट सेल पे ज्यादा बढ़ता जाएगा। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलता जाएगा न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से साइज छोटा होता चला जाएगा, जिसकी वजह से साइज छोटा होता चला जाएगा। तो लिखिएगा, देखिएगा यहां पे कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर आपका 13 सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन 13 कह रहे हैं, ऑप्शन सी सही है, याद रखिएगा। ऑप्शन सी सही है। कैसे, तो देखिए भाई इसका ऑर्डर लगा लीजिए कि साइज सबसे छोटा किसका होगा, तो Al+3 का साइज क्या होगा, सबसे छोटा होगा। उसके बाद आएगा आपका Mg+2, उसके बाद आएगा आपका Na का साइज सबसे बड़ा होगा, याद रखिएगा। यह आपका ऑर्डर लगेगा। Na का साइज क्या है यहाँ पे, सबसे ज्यादा बड़ा है। एक गलती हो गई है तो उसको आप सही कर लीजिएगा एक जगह पे, हाँ, कि एटॉमिक मास, इसका जो एटॉमिक नंबर जो होता है वह क्या होता है, 12 होता है। हाँ वहां पे गलत कर दिया तो उसको सही करिएगा देख के। अब चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, देखिएगा। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है, 287। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे क्वेश्चन कुछ ज्यादा ही पूछा है तो इसको देखिएगा जरूर एक बार कि
एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है, 287 है। हाँ, तो इसकी संयोजकता क्या होगी? तो इसकी संयोजकता क्या होगी? तो अभी हमने 3 पॉइंट लिखवाए थे भाई। आगे पहला पॉइंट हमने कहा कि यदि कोई एटम 1 2 3 इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? निकाल रहा है, निकालता है। हाँ, निकालता है। हाँ, या तो 1 इलेक्ट्रॉन निकाले, या तो 2 इलेक्ट्रॉन, या तो 3 इलेक्ट्रॉन को या क्या करे? निकाले। तो उन पे चार्ज क्या आएगा? +1 +2 +3। तो मानते हैं कि उनकी संयोजकता क्या हो जाती है? संयोजकता तब हो जाती है इनकी, तब संयोजकता क्या होगी? संयोजकता वैलेंसी क्या होती है? 1 2 3। यह हो गया। अब कह रहा है दूसरा पॉइंट, देखिए दूसरा पॉइंट क्या है? कह रहा है यदि वह 4 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करता है, उसके आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है और इनकी वह शेयरिंग करता है, चारों की वह क्या करे? शेयरिंग करे, साझा करे। हाँ, साझा करे। तो इसकी संयोजकता क्या होगी? 4। इसकी संयोजकता क्या होगी? 4। ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की का साझा करता। अब कह रहा है यदि किसी एटम के आउटरमोस्ट शेल में कितना है? 5 6 और 7 इलेक्ट्रॉन हो, 5 6 7 इलेक्ट्रॉन हो, तो यह क्या करते हैं? यह इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, अष्टक को कंप्लीट करने के लिए, को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, इलेक्ट्रॉन प्राप्त करते हैं। हाँ, इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। हाँ, तो यही कह रहा है कि एक तत्व जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? इतना है, तो संयोजकता कितनी होगी? तो देखिए 5 वाला कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। 5 वाला 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, मींस इसकी संयोजकता यहां पे 3 हो जाएगी। हाँ, और यह वाला कितने? 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो इसकी संयोजकता यहां पे क्या हो जाएगी? 2 और 7 जिसके आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, यह 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, तो इसकी संयोजकता 1 हो जाएगी। तो कह रहा विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और संयोजकता क्या होगी भाई? 7 है आउटरमोस्ट शेल में, याद रखिएगा। बाहरी कोश में कितने हैं? 7 हैं। तो 7 हैं तो कितना होगा भाई? इसका जो बैलेंसी होगा, जो संयोजकता होगी इसकी ना, वह क्या होगी? व्हाट विल बी इट्स बैलेंसी? तो 1 होगी। 1 क्यों? क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन यह गेन करेगा ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, तो बैलेंसी क्या होगी? 1 होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यह देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 को है, कह रहा 29 क्या है भाई? कह रहा उन 3 तत्वों को नामांकित कीजिए, हाँ नामित करें, जिसके सबसे बाहरी सेल में केवल 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन हो, उनको नामित कीजिए भाई, उनको चिन्हित करिए। हाँ, पहचानिए। मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड बेरियम नहीं होगा। मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड बेरियम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एटॉमिक नंबर 12 है। हाँ, एटॉमिक नंबर, अब देखिए ये इनका तो होगा ही नहीं, याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि जब इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तो देखिएगा क्या आएगा, 1 का करना है, तो इसका जब निकालेंगे तो आएगा 2 8 2 12 आएगा। 2 आ रहा है भाई, हमें क्या पता करना है कि तीनों में सेल में केवल 1 इलेक्ट्रॉन हो, तो आउटरमोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, यहां तो 2 आ गया, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। यहां लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, लिथियम का कितना होता है? 3, Li का कितना होता है? 3। हाँ, Li का कितना होता है? 3 होता है, तो यहां पे क्या होगा? 2 1। हाँ भाई, ये ऑप्शन तो सही लग रहा है। लिथियम, सोडियम का भी क्या आएगा? 1 आएगा, एंड पोटेशियम का, क्योंकि इसका 11 है, इसका 19, तो ऑप्शन ए बी आपका सही है। ऑप्शन बी सही है, टिक लगा दीजिएगा। हीलियम, नियान, आर्गन 8 आते हैं आउटरमोस्ट सेल में, गलत हैं। मैग्नीशियम, हीलियम और नियान, तो ये भी गलत है। हाँ, तो आपका ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन बी सही है, टिक लगाइएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 एंड लास्ट क्वेश्चन है ये आज का, तो देखते हैं और इसके बाद इसको खत्म करते हैं हम लोग। कह रहा एक तत्व के आइसोटोप्स का द्रव्यमान संख्या इतना है, यदि इसके नाभिक में
इतने न्यूट्रॉन हो तो इसके परमाणु संख्या क्या होगी, इसका परमाणु संख्या क्या होगा। तो चलिए भाई, हाँ ये आपका होमवर्क है, इसके बेसिस पे हमने क्वेश्चन लगाए हैं। हाँ ये आपका होमवर्क है, HW में आप नोट कर लीजिए कि यह आप करिएगा HW में, और नहीं होगा तो कमेंट करके बताइएगा, फिर आपको बताया जाएगा कि यह क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।